हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 29 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक इंडियन एक्सप्रेस की जो फ्रंट पे न्यूज़ है वो सिंपल यही है कि आप सभी जानते हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमारी गवर्नमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट फोकस है। और हम चाहते भी हैं कि धीरे धीरे जो एक तरह से होता है ना कि पूरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पूरे कॉलेजेस के अंदर एक रिसर्च का एक वातावरण बने। उसी लिए हमने एनआरएफ को एक तरह से मंजूरी दे दी है। एनआरएफ क्या है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये क्या करेगा? ये एक तरह की बॉडी होगी जो कि किस तरह से हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैसे साइंटिफिक रिसर्च हो, उनके रिगार्डिंग कैसे फंडिंग हो पाए, ये सारी बातें इसके रिगार्डिंग इसके लिए ये बॉडी बनाई गई है। ठीक है, तो आप अपने मेंस के आंसर इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट आर एंड डी के ऊपर काफी काम कर रही है। सिमिलरली देखो, अगर हम बात करें द हिंदू की भी, तो यहाँ पर भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे अराउंड 10-12 दिन पहले ही हमने अन्नभाग्य स्कीम के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, जहाँ पे हमने ओपन मार्केट स्केल स्कीम के बारे में पढ़ा था। तो क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट को नहीं मिल पा रहे चावल जो ओपन मार्केट स्केल स्कीम के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं कर्नाटका गवर्नमेंट उसकी जगह अब कैश देगी लोगों को इंस्टेड ऑफ फ्री राइस। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़पेपर हम न्यूज़ ना हमने कवर कर रखी है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने डिस्कस नहीं कर रहा। उसी तरह से यहाँ पर ये देखो, बायो फर्टिलाइजर स्कीम, ये भी मैंने पीएम प्रणाम, याद करो, मैंने पीएम प्रणाम 2-3 बार एटलीस्ट ना, मतलब एक बार आई थिंक प्रीलिम बूस्टर के अंदर, और 1-2 बार कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाला टॉपिक था वहां पर आपको पढ़ा रखी है। ये सर पीएम प्रणाम क्या है? जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए मैं जस्ट बता देता हूँ। दिस स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नॉरिशमेंट ऑफ मदर अर्थ। कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कहने का मीनिंग सिंपल सा है। देखो, आप लोग ना, आप लोग नहीं, मतलब जैसे हमारे कई बार किसान भाई हैं, वो फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूजेज कर देते हैं। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उनको फर्टिलाइजर डाल दिए, उससे हमारी जो मदर अर्थ है, बेसिकली हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी की बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी खराब होती है। तो जो पीएम प्रणाम स्कीम है ना, ये इसी को कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश करती है, जहां पर हम चाहते हैं कि फर्टिलाइजर्स का बैलेंस यूज हो, उनको सस्टेनेबली यूज करें और हमारी जो सॉइल है हम उनको सेव कर पाएं। यही पीएम प्रणाम के रिगार्डिंग जो बायो फर्टिलाइजर स्कीम हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिली है। ठीक है, बाकी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, इसको भी हमने देखा हुआ है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल टोमेटो के आप प्राइसेस देख सकते हो, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं आजकल। ठीक है, कुछ सीजनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, कहीं ना कहीं उतनी अच्छी फसल नहीं हो पाई, और सप्लाई डिमांड का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो जो जीरा प्राइसेस हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किए थे, उसके अंदर तो हमने इनको जाना ही था। चलिए, कुछ और न्यूज़ भी हैं, उनको देख लेते हैं एक एक करके। एक है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स। क्यूएस स्टैंड्स फॉर क्वाकरेली सिमंस वर्ल्ड रैंकिंग 2024। अब इसको समझते हैं कि आखिर बात क्या हो रही है। देखो, जैसे हमने ना कई बार एनआईआरएफ की रैंकिंग्स के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। अब इस रैंकिंग्स के हिसाब से ये सिचुएशन है इंडियन इंस्टीट्यूशंस की। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, आईआईटी बॉम्बे इंडिया की तरफ से सबसे ऊपर है, और इसका ओवरऑल रैंक क्या है? 149। और दरअसल में ना आईआईटी बॉम्बे ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। कैसे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है? क्योंकि पिछली बार इसका जो रैंक था वो 172 था, वो अब इन्होंने इंप्रूवमेंट करके अब 149 पर पहुंच गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये आईआईटी बॉम्बे के लिए अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए भी है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि आईआईटी बॉम्बे 150 के अंदर आई है, मतलब टॉप 150 रैंकिंग्स के अंदर देखने को मिली है। हमारा ना एक इंस्टीट्यूशन है आईआईएससी बैंगलोर, के बारे में आप जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस बैंगलोर में हमें देखने को मिलता है। ये भी देखो, पहले आता था 150 की लिस्ट के अंदर, पर 8 साल के बाद एक पहले ही इंडियन यूनिवर्सिटी, मतलब इंडियन जो इंस्टीट्यूशन है, वो 150 के अंदर आई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पर बुरी बात ये भी है कि आईआईएससी कंटिन्यूसली, मतलब काफ़ी नीचे जाता जा रहा है। पिछले साल इसका रैंक था 155, इस बार इसका रैंक हो गया है 225। ठीक है, तो ये कुछ आइडिया होना चाहिए आपको। बाकी और इंस्टीट्यूशंस का भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सर चलो, इंडियन इंस्टीट्यूशंस की तो आपने बात करी, वर्ल्ड की क्या सिचुएशन है? वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो आप सभी जानते होंगे एमआईटी के बारे में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टॉप पे है। ठीक है, कंसिस्टेंटली ये टॉप करता जा रहा है, 12वीं साल लगातार इसका रैंक फर्स्ट आया है। सेकंड के ऊपर फिर यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये उसके बाद आ जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, अगर हम एशिया की तरफ से देखें ना, तो एशिया की तरफ से जो एनयूएस है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इसने 3 रैंक्स की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इसका रैंक था 11, अब ये रैंक हो गया 8। तो एशियन यूनिवर्सिटी, पहली एशियन यूनिवर्सिटी बन गई है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर।
टॉप 10 में आने वाली, तो ये भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बाकी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का तो हमने जाना ही जाना है, ठीक है। आईआईटी दिल्ली का भी रैंक देखो गिरा है, सेकंड नंबर पे है, पर 174 से हम 197 पे आ गए हैं। आईआईटी कानपुर का गिरा है, आईआईटी मद्रास का गिरा है। ये कुछ आइडिया आपको बेसिक होना चाहिए। थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर ये फ्लक्चुएशन इतनी हो क्यों रही है, क्योंकि दरअसल में ना देखो हमने ना 3 नए इंडिकेटर यूज़ किए हैं। मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में ना इसके पिछले साल तक 6 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है वहाँ की, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, एक फैकल्टी कितने उसके रिगार्डिंग कितनी साइटेशंस हैं, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो कैसी है, एंड लास्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो कैसी है। तो ये तो थे 6 पुराने पैरामीटर्स। इनकी थोड़ी ना वेटेज के अंदर चेंजेस आए हैं, ठीक है, और नए 3 इंडिकेटर ऐड किए हैं। वो कौन से हैं? एक इंडिकेटर ऐड हुआ है सस्टेनेबिलिटी, एक इंडिकेटर ऐड हुआ है एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स, और तीसरा हुआ है इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क। अब क्योंकि चेंजेस आए हैं, अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं उसके हिसाब से हमारी जो इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस की जो रैंकिंग्स हैं उनमें भी वेटेज में चेंजेस आने की वजह से कहीं ना कहीं रैंकिंग्स में बदलाव आया है। अगर हम बात करें देखो कि आखिर इसको निकालता कौन है, तो देखो नाम में ही है। क्यूएस की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, दरअसल में यूके की रैंकिंग एजेंसी ही है। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश एजेंसी है एक तरह की, जिसको फाउंड हुआ था 1990 के अंदर, ठीक है। एक पर्सन का नाम है ये, ठीक है। उन्होंने अकॉर्डिंगली ये चीज़ देखी थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस रैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, राइट। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी को रिगार्डिंग अवर आईडीएमपी प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि कहीं ना कहीं जैसे मान लो आपने कोई चीज़ पढ़ी है, उसको आप कितने अच्छे से अप्लाई कर पाते हो इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स एंड इन टर्म्स ऑफ मेंस, ये सारी बातें हमें बताता है कौन? आईडीएमपी। किस तरह से सर? देखो यहाँ पर मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, लेट्स से कोई पॉलिटी का टॉपिक पढ़ा, तो साथ में ही आपको यहाँ पर उसके रिगार्डिंग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीलिम के टेस्ट मिल जाएंगे, एंड साथ ही मेंस का टेस्ट भी उसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा। इन टेस्ट की आपको वैल्यूएशन भी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको पता लगता रहेगा कि यार अच्छा मेरी यहाँ पे गलती हो रही है, तो मैं इस तरह से इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक तरह की आपकी होलिस्टिक तैयारी यहाँ पे हो सकती है, जहां पर आपको अपनी गलतियों का पता लगता रहेगा एंड कंसिस्टेंटली आप उनको गलतियों को इम्प्रूव भी करते रहोगे। तो ध्यान रखिएगा, ये पर्टिकुलर कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में अवेलेबल है। इंग्लिश हिंदी जिस भी आप माध्यम में यूज करना चाहो उसमें आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो बाय गोइंग टू अवर वेबसाइट pwonlyis.com। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें नंबर्स 9920613613 पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, दैट इज मीरा पाइबिस। अब इसको समझते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं। देखो आप सभी के साथ मैंने मणिपुर के रिगार्डिंग काफी बार डिस्कशन कर लिया अब तो, ठीक है ना। अभी हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने ना इनके साथ यहाँ पे बात करी। दरअसल में ना वो अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं वहाँ के अलग अलग सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ, तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने इनके साथ भी मीटिंग करी। अब सर इनका मीनिंग क्या होता है मीरा पाइबिस का? आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो आप महिलाएं देख पा रहे होंगे इस फोटो के अंदर, जो कि एक तरह से ना मशाल लेकर चल रही हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? वुमेन टॉर्च बेरर्स। अब होता क्या है, इस तरह से ये इन मशालों को लेके जाती हैं, ठीक है। वुमेन टॉर्च बेयरर्स इनका नाम है। इनकी फाउंडिंग हुई थी 1977 के अंदर। अब सर ये काम क्या करती हैं? देखो कुछ भी ना समाज के अंदर मान लो कुछ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट ये काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ, जैसे कई बार होता है ना कि कुछ, या फिर इनकी कुछ डिमांड्स हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार डिमांड आती है कि, मतलब इनकी डिमांड थी इनर लाइन परमिट। आप सभी जानते होंगे कि अगर मान लो आउटसाइडर है, कोई बाहर का पर्सन है, वो यहाँ पर कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर ना थोड़ी वहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। तो इनकी डिमांड थी कि इनर लाइन परमिट का भी यहाँ पे हमें मिलना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो उनकी लोकल इंटरेस्ट है, लोकल आइडेंटिटी है, और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे प्रोटेक्ट करी जा पाएँ। तो इसके लिए भी इन्होंने कुछ बंद हो गया, कुछ शटडाउन कॉल इस तरह से करी, ठीक है ना। एक बार एक एमएलए था, ठीक है ना, उसने प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं इस महिला से शादी करूंगा, बाद में उसने शादी नहीं करी, ठीक है ना, उस प्रॉमिस से वो पीछे हट गया। तो उस महिला ने इनको जो वुमेन टॉर्च बेरर्स हैं इनको अप्रोच किया, एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने उसके अगेंस्ट भी बंद यहाँ पे लेकर आए। देखो एक है हमारे पास जो आफ्सपा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको काफी अच्छी पावर्स मिलती हैं, ताकि कहीं ना कहीं उस एरिया के अंदर, उस डिस्टर्ब एरिया के अंदर जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको कंट्रोल कर पाए। पर कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, मतलब इन कई बार इसका ना मिसयूज हमें देखने को मिल जाता है कई बार, या फिर आई शुड से कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावर्स दे रखी हैं। तो कई बार लोकल लोगों को इससे दिक्कत आती है, तो कई बार उनके अगेंस्ट में भी इन्होंने यहाँ पे बात करी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इरोम शर्मिला जी का नाम आप जानते होंगे, जो हंगर स्ट्राइक पे थी 16 साल के लिए, 2000 से 2016 तक, तब भी इनके सपोर्ट में इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था।
तो इस तरह के कोई भी सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट हो, कुछ प्रोटेस्ट हो, तो वो इनको लीड करती हैं, जो भी इनको लगता है कि हाँ यहाँ पर इनका काम करना जरूरी है। तो दरअसल में इनकी स्टार्ट हुई थी थोड़ी अल्कोहलिज्म को फाइट करने के लिए, ड्रग अब्यूज को फाइट करने के लिए, पर धीरे धीरे अभी इनके जो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट हो गया उसके रिगार्डिंग भी ये बात करती हैं। ध्यान रखना, कोई यहाँ पे हायरार्की नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक तरह से जो सीनियर वुमेन होती हैं वो इन ग्रुप को लीड करती हैं, ठीक है। और जो एक्चुअल में है इनको मदर्स ऑफ मणिपुर, इमास ऐसे भी बोला जाता है। तो ये क्या है, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है मीटी वुमेन, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये मीरा पाइबिस के बारे में आपको ये बारी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, दैट इज चैंपियंस 2.0 पोर्टल। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर चैंपियंस 2.0 तो चलो ठीक है, पर चैंपियंस क्या है यहाँ पे। देखो चैंपियंस क्या फुल फॉर्म समझो, दैट इज क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। कहने का मीनिंग क्या, कहने का मीनिंग बहुत सिंपल है। आप सभी एमएसएमईज के बारे में जानते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बिल्कुल। तो सर इनको ना कुछ इश्यूज फेस हो सकते हैं, बिल्कुल, कुछ इनके शिकायतें हो सकती हैं, कुछ ग्रीवांसेस हो सकते हैं। अब इन सभी शिकायतों का, इन सभी ग्रीवांसेस का निपटारा करना चाहिए, कहीं ना कहीं उनके पास एक रेजोल्यूशन करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो दरअसल में चैंपियंस पोर्टल ना वो आपको सुविधा देता है, मतलब बेसिकली इन एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एक तरह की सुविधा देता है। इस पोर्टल को हमें देखने को मिलता है कि जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, ठीक है, वही यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्टल को यहाँ पे प्रोवाइड करती है, ताकि जो भी इश्यूज हो वो पता लग पाए। कल को हो सकता है हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने इनके लिए कुछ स्कीम्स निकाली हो, पर इनको भैया उस स्कीम का शायद पता ही ना लगे, तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दो स्कीम्स वो यहाँ पर इन एमएसएमईज को इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है। कई बार हो सकता है कि इनको कुछ पैसों की जरूरत हो, तो कैसे फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज यहाँ तक प्रोवाइड करी जा सकती हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू इनको हेल्प करी जाती है। सर चैंपियंस पोर्टल तो समझ आ गया, चैंपियंस 2.0 क्या है। देखो बस कुछ नहीं है, चैंपियंस 2.0 में कुछ नई फैसिलिटीज ऐड कर दी है, मतलब कहने का मतलब कि जो पोर्टल है ना उसका ही एक नया वर्जन है। नया वर्जन सर कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एआई पावर्ड चैटबॉट आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी दिक्कत आती है आप चैटबॉट के साथ बात करते हुए, एआई के जो थ्रू पावर्ड है, तो उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं आपको जो भी शिकायतें आप उनको सॉल्व कर पाओगे। मल्टीलिंगुअल ऑप्शन है, आप किसी भी यहाँ पे जो भाषा लिखी हुई है इनके अंदर बात कर सकते हो। तो अगर मान लो किसी को इंग्लिश नहीं भी आती है तो वहां पर भी उसके साथ बात कर पाएगा, एंड अकॉर्डिंगली इनको रियल टाइम फीडबैक एंड एनालिसिस मिलता रहेगा। तो इस तरह से हुआ क्या है ना, चैंपियंस पोर्टल का ही एक नया वर्जन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। दरअसल में था क्या, अभी इंटरनेशनल एमएसएमई डे था, ठीक है, उस उपलक्ष्य के अंदर ये पर्टिकुलर हमने चैंपियंस 2.0 पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चैंपियंस 2.0 पोर्टल क्या है, ये सारे काम की किस तरह से आपकी शिकायतों को रिजॉल्व करना है, ये सारी बातें मैंने आपको सिखा दी। कई बार हो सकता है आपको कुछ एडवाइजरी सर्विस चाहिए हो, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंडियन ओशियन डाइपोल। देखो वैसे तो ये टॉपिक्स मैंने पहले भी कवर किए हैं, पर थोड़ा टाइम हो गया है, पर फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ इन चीज़ों को। याद करो अभी अराउंड आई थिंक ना 13 जून की बात है, जब हमने एल नीनो के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मैंने बताया था कि किस तरह से इंडिया के अंदर हमें इस साल एल नीनो देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली एल नीनो डेवलप हो रहा है इस साल, राइट। अब उसी तरह से यहाँ पे बात हो रही है कि अभी जो इंडियन ओशन डाइपोल है उसका न्यूट्रल फेज चल रहा है, पर एक हाई पॉसिबिलिटी है कि एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल हमें देखने को मिले। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये नया टर्म क्या आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, समझते हैं। देखो इंडियन ओशन डाइपोल, तो सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पे बात कौन सी ओशन की हो रही है सर, इंडियन ओशन की, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर ना हमें दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक आपका ये वाला पार्ट हो गया जिसको मैं बोलता हूँ अरेबियन सी वाला पार्ट, और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो जो बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो इन दोनों यहाँ पे इस इंडियन ओशन की यहाँ पे इन दोनों सिचुएशंस की बात करेंगे। देखो जब मैं बात करता हूँ नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल की, यहां पर पता क्या होता है, जो आपका एयर सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, वो हमें देखने को मिलता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। समझने की कोशिश करना, यहां पर हुआ क्या है, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में ये वाला जो हिस्सा था, जो अरेबियन सी वाली ब्रांच थी, वो क्या होती है, कूलर देन नॉर्मल। और जो आपको बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है वो क्या होता है, वो होता है स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल, मतलब या फिर रदर आई शुड से वार्मर देन नॉर्मल, वो नॉर्मल से थोड़ा वार्म हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब एयर सर्कुलेशन कैसे चल रहा है नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल के अंदर, हमें देखने को मिलता है कैसे, आप नोटिस कर सकते हो कि ये अफ्रीकन साइड है और ये होगी हमारी ऑस्ट्रेलियन साइड, ठीक है। तो एयर सर्कुलेशन स्ट्रॉन्गर हुआ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सरफेस वाटर हमें कहां से देखने को मिलेगा, अफ्रीकन कोस्ट से इस साइड पे देखने को मिलेगा, जो हमारी
आप जो दूसरी साइड आप देख सकते हो, बेसिकली अफ्रीकन साइड से हमें मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे वजह से क्या होता है, ये साइकिल हमें कहीं ना री होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं, ये नॉर्मल से ज्यादा वार्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, इंडियन ओशन डाइपोल। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब कहीं ना कहीं हमें ये वाला एरिया वार्मर देन नॉर्मल हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश ज्यादा होगी। ठीक है ना, आप जानते होंगे इंक्रीज कन्वेक्शन होगा और यहाँ पर रेन के चांसेस कम हो जाएंगे। कहने का मीनिंग क्या है, जब नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है ना, तो इस एरियाज के अंदर बारिश कम होती है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया, जो इंडोनेशिया वाला रीजन हो गया, यहाँ पर बारिश हमें तेज होती हुई देखने को मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की, यहाँ पर ये जो बात हो रही थी ना इस एयर सर्कुलेशन की, ये थोड़ा वीक हो जाता है और कई बार पूरा का पूरा रिवर्स भी हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में यही होगा कि ये वाला एरिया आपका वार्मर देन नॉर्मल हो जाएगा, जो अरेबियन सी वाला था, और जो बे ऑफ बंगाल वाले जो साइड थी वो आपको कूलर देन नॉर्मल देखने को मिलेगी। तो इस वजह से जो बारिश होगी वो कहाँ पे होगी, वो आपकी अफ्रीकन कोस्ट पूरी उस पर हमें देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड जो इंडोनेशिया वाला एरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया हो गया, वहां पर हमें कम बारिश देखने को मिलेगी। तो इस तरह से पॉजिटिव फेस और नेगेटिव फेस हमें इस तरह से पता लगते हैं। अब पॉजिटिव फेस की अच्छी बात क्या है, पॉजिटिव फेस वाले में ना इंडिया के अंदर हमें ऐसा मान सकते हैं कि थोड़ी बारिश ज्यादा हमें देखने को मिलती है। गेटिंग द पॉइंट, तो जब पॉजिटिव फेस होगा तब इंडिया के अंदर बारिश ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस साल इसी की बात हो रही है कि हो सकता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बने, तो थोड़ा इंडिया को यहाँ पे राहत मिलेगी। राहत कैसे, क्योंकि इस साल ना हमें एल नीनो देखने को मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एल नीनो हमने पढ़ा तो था, पर थोड़ा रिवाइज करवा दीजिए। देखो नॉर्मली आप सभी जानते होंगे कि जब हम बात करते हैं एल नीनो की, तो उस केस में क्या होता है, या रादर आई शुड से, पहले मैं अगर आपको नॉर्मल कंडीशंस बताऊं ना, तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पर ना हमारे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो करंट है, जो ट्रेड विंड्स हैं वो इस तरह से मूव करती हैं, तो जो वार्मर वाटर है ना, वो वार्मर वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जो उसको मैं बोलूंगा क्या, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में हमें नीचे से अपवेलिंग होती हुई देखने को मिलती है, न्यूट्रिएंट्स जो है ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ पर हमें कोल्डर वाटर देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना, ये मैं नॉर्मल सिचुएशन की भी बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या हुआ, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हमें गर्म पानी देखने को मिला, या फिर स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल, वार्मर देन नॉर्मल। और ऑन द अदर हैंड जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन था, वहां पर वो क्या होता है, कूलर देन नॉर्मल। इस केस में क्या होता है, यहाँ पर हमें ऑस्ट्रेलिया वाली साइड के ऊपर अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है, और यहाँ पर हमें अच्छे फिशिंग जोन्स देखने को मिलते हैं, जो आप सभी जानते होंगे। तो ये नॉर्मल सिचुएशन थी। पर जब हम बात करते हैं एल नीनो की, तो सिचुएशन इससे बिल्कुल उल्टी हो जाती है। उल्टी किस तरह से, क्योंकि अब जो पानी था, जो गर्म पानी था, वो इस डायरेक्शन में मूव होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो साउथ अमेरिका वाला जो एशिया वाली, जो साउथ अमेरिकन वाली साइड है, यहाँ पर वार्म वाटर इकट्ठा हो गया, यहाँ पर कोल्ड वाटर इकट्ठा हो गया वेस्टर्न पैसिफिक ओशन वाली साइड, एंड अकॉर्डिंगली ऑस्ट्रेलिया वाली साइड बारिश नहीं होती, एंड कहीं ना कहीं वो इंडिया वाली साइड भी उस टाइम पे बारिश कम हो जाती है। गेटिंग द पॉइंट। तो एल नीनो क्या होता है, इंडियन मानसून के लिए एक खराब सिचुएशन है। ठीक है, वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, वो इंडियन मानसून के लिए अच्छी सिचुएशन है। अब इस टाइम दोनों बन रहे हैं। ठीक है, एल नीनो भी आ रहा है और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी है। तो ये अगर इंडियन मानसून को थोड़ा खराब करेगा, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का बनना थोड़ा सा हमारे इस जो ड्रॉट आने की सिचुएशन हो सकती थी, या फिर बारिश बहुत कम होनी थी, उसमें थोड़ा कमी आ सकती है। मतलब ये सिचुएशन को थोड़ी इंप्रूव कर देगा। अदरवाइज हमारे सिचुएशन काफी खराब हो सकती थी कि बारिश होती ही ना, पर इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव फेस आना ये थोड़ा हेल्प करेगा। अब एक बात यहाँ पे और रिसर्च में बात क्या करी गई है, कि जब ना हमें एल नीनो देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं उसके साथ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल एसोसिएटेड होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों, देखो सोचने की कोशिश करो। यहाँ पर आप लिखने, ये पैसिफिक ओशन की बात हो रही है, यहाँ से साथ में कौन सा आ जाएगा ओशन, आपका इंडियन ओशन आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये जो मैं बात कर रहा था एल नीनो वाले सिचुएशन के अंदर, कि जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां पर कोल्ड वाटर होता है, ये कोल्ड वाटर कहीं ना कहीं यहीं तो आ जाएगा, ये जो बे ऑफ बंगाल और बाकी एरिया है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कोल्डर देन नॉर्मल सिचुएशन होगी या नहीं होगी पानी की, बिल्कुल होगी, और यही तो पॉजिटिव फेस ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल है। तो इस तरह से ये भी सारी बातें रिसर्च के अंदर बात करी गई है। बाकी देखो ये तो सारा जो थ्योरी है आपने सभी ने पढ़ी होंगी, ये मैंने आपको दरअसल में बता भी दी है। एनसो दरअसल में इसी को बोलते हैं, ठीक है, जो हमें पता भी है, जो एल नीनो सदर्न ऑस्ट्रेलेशन की बात करो। और इंडियन नीनो हम किसको बोलते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल को भी हम बात कर सकते हैं।
बाकी जो मैंने डिस्कशन किया पूरा वही यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी बता दी है, पर हमें डायग्राम समझना था कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, क्या क्या यहाँ पे रिसर्च के अंदर बात करी गई है, तो वो सारी बातें हमने अच्छे से समझ ली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्पैक्ट आप जानते होंगे आईओडी के, ये मैंने बता भी दिया आपको, ठीक है ना, किस तरह से आईओडी पॉजिटिव है तब हमें एक अच्छी रेन देखने को मिल जाती है। ठीक है, एल नीनो ईयर की वजह से सिचुएशन थोड़ी खराब है कि अच्छी बारिश नहीं आएगी, पर इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होता है, कहीं ना कहीं उस वजह से अच्छी रेन बन सकती है। एंड एक बात और ध्यान रखना, एल नीनो इवेंट्स के कंपैरिजन में जो इंडियन ओशन डायपोल के इम्पैक्ट होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं। ठीक है ना, एल नीनो का जो इम्पैक्ट होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, इंडियन ओशन डायपोल का इम्पैक्ट थोड़ा वीक रहता है, ये चीजें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब आज का जो टॉपिक डिस्कस किए उसके बेसिस के ऊपर मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे आप नीचे कॉमेंट्स में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उनका मैं क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला बात कर रहा है डी लिमिटेशन क्वेश्चन को हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, नहीं, यहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो अपॉइंट करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, इसके ऑर्डर्स फाइनल होते हैं और किसी भी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं किए जा सकते, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट बात कर रहा है कि यहाँ पे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स ठीक है, एक गलत है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी ओनली 2। ट्रू फॉल्स की बात करें, रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल ये एंडेमिक है साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर फीड करता है, ये बात गलत है। मैंने बताया था कि ज़्यादातर प्लांट्स के ऊपर फीड करता है, पर एनिमल्स के ऊपर, जैसे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, जैसे क्रिकेट्स हो गया, फिश हो गया, आपके स्नेल्स हो गया, वॉर्म्स हो गया, ठीक है ना, और कुछ एक्वाटिक प्लांट्स हो गया, उनके ऊपर ये फीड करता है। दूसरा बात करें सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट, तो ये साइन हुआ था ताकि कहीं ना कहीं एक तरह का मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ हम पॉलिटिकल डायलॉग को स्टार्ट कर पाएं, ये बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस का भी आंसर आप मुझे बताओगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जा सकते हो एंड इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।